हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले सॉल्यूशंस वाले चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स की। तो अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से समझना है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग ये वाले वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने दे रखा है ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर वो लिंक आपको इधर आई बटन में भी देखने को मिल रहा होगा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी वो वीडियो देखी हुई है या फिर आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो दोस्तों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार मैं आपको राउल्ट्स लॉ फिर से समझाऊं, क्योंकि पिछले वीडियो में जो आपने वो राउल्ट्स लॉ समझाया था उसमें शायद एक दो पॉइंट आगे पीछे कुछ हो गया था। तो पहले हम लोग एक बार फिर से राउल्ट्स लॉ को देखते हैं और फिर बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ दोस्तों, राउल्ट्स लॉ हमने कब पढ़ा था? हमने तब पढ़ा था राउल्ट्स लॉ जब हमारे पास में क्या था, एक बाइनरी सॉल्यूशन था। और उस बाइनरी सॉल्यूशन में क्या था कि दोनों के दोनों जो भी हमारे कंपोनेंट्स थे वो कैसे थे, वॉलेटाइल, मतलब दो वॉलेटाइल लिक्विड से लेके हमने सॉल्यूशन बनाया था। तो राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया था हमें? राउल्ट्स लॉ ने बताया था कि द पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ठीक, ये हम लोग जैसे ही कॉन्स्टेंट को यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे जो कि हमने यूज़ किया था P1 नॉट ए, जो कि हमने यूज़ किया था P1 नॉट। अब दोस्तों ये P1 नॉट क्या है? P1 नॉट इज द प्रेशर ऑफ द प्योर फ्रैक्शन, मतलब कि अगर हम प्योर लिक्विड लें वो वाला, तो उसका क्या होगा, जो प्योर फ्रैक्शन का जो प्रेशर होगा वो होगा P1 नॉट। ठीक है, तो ये था हमारा राउल्ट्स लॉ। ऐसे ही अब क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसका प्रेशर कितना होगा, पार्शियल प्रेशर P2 होगा, और वो भी कुल कितना होगा, P2 नॉट और X2 के बराबर। राइट, तो ये दोनों अपने जो भी प्रेशर है हमारे पार्शियल प्रेशर वो किसके बराबर होंगे, उन्हीं कंपाउंड्स के मोल फ्रैक्शन के बराबर होंगे। अब एक बार नज़र डाल लेते हैं इसके वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के कर्व पे, जो कि मैंने आपको पहले भी बना के दिखाया था। तो एक बार हम लोग उसको फिर से बना लेते हैं। ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारी एक्स एक्सिस है ये किसकी है, ये मोल फ्रैक्शन को बता रही है। लिख देते हैं यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन। और इस मोल फ्रैक्शन में दोस्तों क्या हो रहा है कि इस वाले पॉइंट पे क्या है कि x1 इक्वल टू 1 है। जब देखो x1 इक्वल टू 1 इसका मतलब x2 अपने यहाँ पे 0 हो गया। हमें पता है ये मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, सम इक्वल टू 1 होता है। जब एक चीज़ 1 हो गई दूसरी 0 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लो x2 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे x1 की क्या होगा, अपने आप 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग एक्सेस को थोड़ा सा यहाँ पे भी ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो फिर से कि हम x1 इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं x1 की जगह 1 लगा दूँ तो जो P1 नॉट है वो किसके बराबर हो जाएगा, P1 के बराबर हो जाएगा, या फिर P1 जो है P1 नॉट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो आएगा आपका P1 नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो दूसरा कंपोनेंट तो है नहीं, सिर्फ एक ही पार्ट है, तो इसका प्रेशर ये होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ x2 इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब x1 क्या है हमारा, 0 है, तो ये वाला पूरा प्रेशर 0 हो गया P1 का। बचे क्या P2 यहाँ पे कितना होगा, P2 नॉट के इक्वल। अब लिख देते हैं P2 नॉट। तो अगर हम देखो इन दोनों को ऐड कर देते हैं लाइन को, तो ये लाइन ऐसे जाएगी। उसके बाद में बाकी के कैसे होगा, ये देखो ऐसे ड्रॉ होगा और ये ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या हमें पता चल रहा है। ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है ये हमें बता रही है टोटल प्रेशर P टोटल हमें पता ही है क्या है, दोनों का पार्शियल प्रेशर प्लस कर दो, हो गया टोटल प्रेशर। तो P टोटल कितना हो गया, P1 प्लस P2 के बराबर हो गया। और यहाँ पे ये वाली जो लाइन है वो क्या शो कर रही है, वो आपको P1 शो कर रही है। अब देखो P1 का ही देख लो कि जब मोल फ्रैक्शन 1 था तो प्रेशर सबसे ज़्यादा था। जैसे ही मोल फ्रैक्शन कम होना शुरू हुआ तो देखो P1 आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और जैसे यहाँ पे आके मोल फ्रैक्शन 0 हुआ फर्स्ट कंपोनेंट का, P1 भी 0 हो गया। सेम किसके रहा, P2 के। जब x2 इक्वल टू 1 था तो सबसे हाई था, फिर धीरे धीरे कम होता आ रहा है और लास्ट में आके बिल्कुल 0 हो जा रहा है। तो यही था, मैंने क्या किया था पहले जब आपको समझाया था तो धोखे से ये जो P2 नॉट है इसको सिर्फ और सिर्फ P2 लिखवा दिया था। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लो एक बारी। और एक चीज़ और दोस्तों, ये क्या है, एक सिंपल सा कर्व है। किस चीज़ का कर्व है, मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर का, मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर का। ओके, तो दोस्तों आप लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। ओके, तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आप लोग पहले समझ लो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते क्या हैं। अब देखो यार, ऐसा है कि एक आपने क्या किया, मान लो 1 लीटर पानी ले लिया, उसमें आपने क्या किया, कुछ जैसे नमक घोल दिया उसके अंदर, या फिर थोड़ा सा अपने घर से चीनी लेके उसके अंदर डाल दी, तो क्या होगा, उसमें कुछ वेपर प्रेशर में चेंज आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर रहता है, अगर उसमें कोई सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। राइट, तो अभी क्या होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मतलब एक ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे उनको ये मतलब नहीं है कि आपने सॉल्यूशन में ऐड क्या किया है, उन्हें ये मतलब है कि सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स ऐड हुए हैं या फिर जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड हुआ है उसका नंबर कितना है।
ओके तो चाहे अगर आप 10 मॉलिक्यूल चीनी के ऐड करो या फिर 10 मॉलिक्यूल NaCl के ऐड करो, या फिर ऐसे समझ लो 10 मॉलिक्यूल चीनी के ऐड करो, 10 मॉलिक्यूल यूरिया के ऐड करो, ओके तो क्या होगा कि दोनों में जो चेंजेस आएंगे वो बराबर आएंगे। तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी ना ही तो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, नेचर से मतलब कैसे कोई मॉलिक्यूल जो हम ऐड कर रहे हैं वो छोटा है, बड़ा है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या सिंपली नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे। ओके तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का दोस्तों फर्स्ट पार्ट है जिसमें उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो देखो ऐसे समझो यहाँ पे ये हमारा लेट्स से कोई कंटेनर है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक हमारा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। वो लिक्विड कैसा है, वो है एक वॉलेटाइल लिक्विड। अब हमने क्या किया, इसको कंटेनर को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। ओके ये क्लोज कंटेनर हो गया। तो क्या होगा दोस्तों कि ये जो हमारा वॉलेटाइल लिक्विड है, अब क्या होगा, वॉलेटाइल है तो उसके वेपर्स भी बन रहे होंगे, तो कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वेपर फेज में आ गए होंगे ऐसे यहाँ पे। ओके बाद में कुछ क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट हो गया होगा, जितने वेपर्स में जा रहे होंगे उतने वापस नीचे भी आ रहे होंगे। तो कुछ चीज़ें सॉल्यूशन में, कुछ चीज़ें वेपर में। ये तो बहुत ही सब कुछ ठीक चल रहा था। अब आपने क्या किया दोस्तों, अब आपने इससे एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक। तो जैसे वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आ जाएंगे, अब दो कहीं पे भी आ जाएंगे, ठीक, इसमें ऐड हो गए। अब आप लोग ये चीज़ ध्यान से देखो कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, जो वेपर में जा रहे थे, लिक्विड से वेपर में जा रहे थे, वो क्या हो रहा था, जो हमारी ऊपर की बिल्कुल टॉप लेयर होगी लिक्विड की, वहीं से तो वेपर में जा रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कोई वेपर बिल्कुल नीचे बॉटम से जनरेट हो रही होगी फिर ऊपर तक आ रही होगी। वो क्या होगा, जो टॉप लेयर होगी हमारी, वहीं से वेपर बन रही होगी, और जो वेपर ऊपर बन गई है वो वापस आ रही होगी, वो भी क्या होगा, टॉप लेयर पर आ रही होगी। अब आपने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो उसने क्या किया, जो हमारी टॉप लेयर थी लिक्विड की, उसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया को घेर लिया। जब उसने कोई ना कोई स्पेस घेर लिया तो जितनी वेपर पहले बन रही थी अब उतनी वेपर नहीं बन पाएगी, राइट। तो इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल्स पहले थे वेपर में अब वो उतने नहीं आ पाएंगे वेपर में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेपर प्रेशर है इसका वो हो गया कम, ठीक। तो ये हमें किसने बताया था, राउल्ट्स लॉ ने बताया था। तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हमने राउल्ट्स लॉ में भी पढ़ा था कि P1 इक्वल टू क्या, P1 नॉट इंटू x1। अगर अब हम क्या करें कि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो प्रेशर कम हो गया। तो अगर हम चेंज निकालें, हम डिफरेंस निकालें कि जो हमारा ओरिजिनल प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का और अभी जो रह गया सॉल्यूशन का प्रेशर, उसमें डिफरेंस कितना है। तो दोस्तों डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा आपका P1 नॉट माइनस P1 इक्वल टू, देखो क्या होगा, वो P1 नॉट को तो मैंने ऐसे एज इट इज लिख लिया। P1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ P1 नॉट और x1, P1 नॉट और x1। ओके तो हम लोग और सॉल्व करते हैं। देखो P1 नॉट इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे दूसरे पेन से लिख देता हूँ, P1 नॉट मैंने कॉमन कर लिया। ओके बच्चा कितना, 1 माइनस x1। अब ध्यान दो जरा, 1 माइनस x1 क्या बताया था मैंने, ये क्या मोल फ्रैक्शन है ना, 1 माइनस x1 मतलब क्या हो गया, x2, राइट। तो जो हमारा ये है वो कितना हो गया, P1 नॉट x2 के बराबर हो गया। क्या हो गया, P1 नॉट x2 के बराबर, ये हमारा चेंज इन प्रेशर, ठीक। तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये है लोअरिंग ऑफ प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक। लेकिन हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है, वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि जो चेंज आया उसको आप ओरिजिनल से डिवाइड कर दो, वो हो जाता है रिलेटिव लोअरिंग। तो ये देखो हमारा चेंज आया था, चेंज इन प्रेशर, अगर हम इसको ओरिजिनल प्रेशर मतलब जो हमारा प्योर फ्रैक्शन का जो प्रेशर था उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा रिलेटिव लोअरिंग। तो उसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना होगा हमारा, देखो ये तो चेंज था प्रेशर में, इसमें अगर हमने P1 नॉट से डिवाइड कर दिया, जब इधर डिवाइड किया तो ये वाली साइड भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऐसे ही देख लो, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये P1 नॉट x2 था ऊपर, इसको भी आपने क्या किया, P1 नॉट से डिवाइड कर दिया, P1 नॉट से P1 नॉट कैंसिल हो गया। तो सिंपली जो आपका रिलेटिव लोअरिंग हुआ वो किसके बराबर हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक। हम लिख देते हैं यहाँ पे P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2। तो ये से हमें पता चल गया क्या, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ओके तो यही है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैं पता नहीं उसको बार बार RSVP लिख देता हूँ जो कि शादी के कार्ड्स में लिखा होता है, मुझे फुल फॉर्म भी याद नहीं है अभी RSVP की क्या होती है, पता नहीं, मैं उसको बार बार ये लिख देता हूँ। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RVLP, RSVP नहीं है, ठीक है ध्यान रखना एग्जाम्स में। ये हुआ। अब इसको देखो थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ,
ओके हाँ, तो इसको फिर से लिखते हैं। देखो अब ये क्या है हमारा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2। अब देखो मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ऐसे एज्यूम करो कि जो हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, इसके जो हमारे पास मोल्स थे वो कितने थे, वो थे N2 मोल्स, और जो हमारे पास सॉल्वेंट के मोल्स थे, किसके, सॉल्वेंट के, वो हैं N1। ओके, और अगर ये सॉल्यूशन, तो पहले रुको इसको इतना ही लिख लेते हैं। तो हमारे पास में ये क्या होगा, ये जो हमारा रहेगा रिलेटिव लोअरिंग, ऐसे लिख देता हूँ मैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिख दूँ मैं, ये लिख दूँ N2 अपॉन N1 प्लस N2, राइट, यही तो हमारा मोल फ्रैक्शन है। अब थोड़ी देर के लिए तो ऐसे एज्यूम करो कि अगर ये सॉल्यूशन एक बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसका मतलब हमारा जो सॉल्वेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है और सॉल्यूट का बहुत ज़्यादा कम है, विच मीन्स कि जो हमारा N1 है विच इज दैट इज मच मच ग्रेटर देन N2। ऐसे एज्यूम करो कि अगर N1 कितना है, 1000 है, तो N2 क्या है, मुश्किल से 2। तो अगर आप 1000 में 2 और भी ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 1000, तो कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा फर्क तो पड़ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि हम लोग जो ये लिख रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, N2 अपॉन N1 प्लस N2 लिख रहे हैं। तो सिंपली आप N2 अपॉन क्या लिख सकते हो, N1 लिख सकते हो, क्योंकि N1 इज मच मच ग्रेटर देन N2। तो ये आपका एक दूसरा फॉर्मूला हो गया, क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन, पहली चीज़, और दूसरा क्या होगा, उसी की जगह आप इसको N2 अपॉन N1 भी लिख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपकी फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की, जिसमें हमने पढ़ लिया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अब कैसे बढ़ रहा है उसको देखते हैं। अब दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। आपको पता है कि पानी के नीचे थोड़ी देर आग जला दो, क्या होगा कि पानी बॉयल होने लगेगा, जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत ही सिंपल सा, सबको पता है। लेकिन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को साइंटिफिकली डिफाइन करें तो कैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जैसे ये डेफिनेशन बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग उसको इमेजिन नहीं कर पाते कि क्या कहने का मतलब है, कि कहाँ का वेपर प्रेशर, कहाँ का एटमॉस्फेयर प्रेशर, क्या हो रहा है सब। तो इसको मैं आपको पहले बॉइलिंग पॉइंट समझाता हूँ, फिर आपको एलिवेशन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अब ऐसे एज्यूम करो, फिर से एक हमारे पास में कंटेनर है, कंटेनर ओके, इसमें क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब देखो इसमें होगा क्या दोस्तों कि हर, जैसे कि मैंने पहले बताया था, क्या हुआ, कुछ लिक्विड से जो है मॉलिक्यूल्स वो गैसीय स्टेट में आ रहे होंगे, ठीक, ऐसे ही ऊपर जा रहे हैं। कुछ क्या होंगे, कुछ मॉलिक्यूल गैसीय स्टेट से वापस लिक्विड में आ रहे होंगे, और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम के थोड़ा बहुत टाइप से रहेगा। अब क्या हुआ कि अगर इसको लिक्विड को आपको बॉयल करना है, तो आप क्या चाहते हो कि जो हमारा लिक्विड है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इसमें आ जाए, वेपर में आ जाए। तो अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वेपर में आ जाए तो इनको अभी कौन रोक रहा है, इनको दोस्तों एक चीज़ रोक रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन रोक रहा है इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है कि जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेज है वो क्या कर रही है, हर चीज़ पे एक प्रेशर लगा रही है। तो वो जो जितना प्रेशर लगा रही है उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स गैसेज के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या करेगा, उनको फिर से नीचे पहुंचा देगा। अगर अब इसको लिक्विड को बॉयल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे हीट देनी पड़ेगी। अगर आपने इसको हीट देना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा वेपर में आएंगे, और एक टाइम पे ऐसा होगा कि जो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो इस लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके बराबर हो जाएगा, या फिर बोले इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो जो हिंड्रेंस था, जो चीज़ रोक रही थी मॉलिक्यूल्स को लिक्विड से गैस में जाने में, वो चीज़ खत्म हो गई, वो चीज़ बिल्कुल नलीफाई हो गई वहाँ पे। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वेपर में आ जाएंगे, और वही हम लोग बोल देंगे कि भाई हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ठीक, तो ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ज़्यादा कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो इसी को हम देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट में चेंज कैसे होता है अगर हम कोई चीज़ मिला दे तो दोस्तों एक्चुअली फिर से वही बना लेते, ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये था हमारा, ठीक। तो इसमें क्या था, वही आपके कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर में आ रहे थे। अब आपने क्या किया, इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। वो क्या करेगा, ऊपर की लेयर में भी आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा। तो जितने मॉलिक्यूल्स जा रहे थे गैसेज स्टेट में उतनों को नहीं जाने देगा। तो अगर आपको उसको बॉयल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ताकि आपके इतने गैसेज मॉलिक्यूल्स आ जाएं जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बराबर करने के लिए। तो इसका एक कर्व बना के दिखा देते हैं, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये दो एक्सिस हैं यहाँ पे, ओके।
ये जो एक्सिस है वो है टेम्परेचर की एक्सिस, और ये जो है ये है आपकी एक्सिस वेपर प्रेशर की। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर सॉल्वेंट का, लेट्स से वो कुछ इस तरह का कर्व शो करता है, और ये आप ऐसे एज्यूम करो ये वाला जो वेपर प्रेशर है वो है 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर। तो अभी क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर पे देखो आप, ये आए हम यहाँ पे, ये क्या था हमारा, ये था सॉल्वेंट के लिए, ये सॉल्वेंट के लिए कर्व था, कौन सा, प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो देखो प्योर सॉल्वेंट पे क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके, ठीक है, ये जो टेम्परेचर होगा, लेट्स से मैंने इसको बोल दिया टीबी, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके क्या हो रहा था कि जो सॉल्वेंट का प्रेशर है, वेपर प्रेशर, देखो पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम था, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये बड़ा बड़ा बड़ा, और ये एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गया जहाँ पे ये जो प्रेशर है वो 1 atm के बराबर हो गया। तो हमने उसको क्या बोल दिया कि ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट, या फिर इसको बोल दिया टीबी। अब क्या हो रहा है, क्योंकि आपने क्या करा, ऑलरेडी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो अब आपको क्या करना पड़ रहा है कि आपका वेपर प्रेशर पहले से कम हो गया है, वेपर प्रेशर पहले से कम हो गया, तो अभी क्या होना है, तो कुछ इस तरह से जा रहा है। ये जब इस तरह से जा रहा है तो अभी क्या होगा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आके आपका जो है, से यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं, आके ये क्या हुआ, ये प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हुआ। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई उसको हमने मान लिया टीबी, ये था टीबी नॉट, ये आया टीबी। तो आपने क्या देखा आप कि टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ा 1 atm प्रेशर तक पहुँचने के लिए। ये किसका, ये है सॉल्यूशन का। तो पहले क्या था, जब सॉल्वेंट का कर्व देखो उस तरह का था, और ये टीवी नॉट पे आके जो है 1 एटमॉस्फेयर के बराबर आ जाता है। सॉल्यूशन का क्या है, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया, पहले देखो यहाँ से वेपर प्रेशर स्टार्ट हो रहा है, अभी क्या नीचे से कम हो रहा है क्योंकि आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, अभी ये जा रहा है धीरे 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 ऊपर जा रहा है। तो क्या हुआ, टीबी पर आके वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डिफरेंस है यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी बोलते हैं। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ओके, ये क्या है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, या फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अब बढ़ गया है हमारा। तो जो डेल्टा टीबी होता है दोस्तों, तो ये डेल्टा टीबी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूट, मोलैलिटी ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एम क्या है, मोलैलिटी, याद करना, पहले वीडियो में बताया था मोलैलिटी क्या होता है। तो अभी इसको फिर से वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हम कांस्टेंट लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केबी, केबी इंटू एम। ये केबी क्या है दोस्तों, केबी को हम लोग कई सारे नामों से जानते हैं। पहले इसको बंद कर देते हैं, ये आपका इक्वेशन हो गई। केबी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, केबी को हम लोग बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको दूसरा बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तीसरा क्या होता है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो आप कुछ भी बोल दो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, कुछ भी बोल दो। तो ये हो गया केबी हमारा। एम क्या है, मोलैलिटी। अगर देखो इसी की केबी की अगर आपको यूनिट निकालनी पड़े तो क्या होगा, तो देखो डेल्टा टीबी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब क्या होगा, ये इसकी यूनिट केल्विन में होगी। तो जो केबी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा आपका केल्विन, डिग्री केल्विन डिवाइडेड बाय मोलैलिटी। मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, तो केजी आ जाएगा आपका ऊपर, मतलब कि जो केबी की यूनिट हो गई वो कहेगी केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, ये हो गई इसकी यूनिट। और यहाँ पे आपने ऑलरेडी देख लिया कि जो डिफरेंस आया वो हो गया हमारा ये। तो ये भी क्या है, ये भी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और किस पे डिपेंड कर रही है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूट। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे दोस्तों, कुछ नहीं, मोस्टली क्या करेंगे, वो लोग बता देंगे कि हमने इतना ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, या फिर उसकी मोलैलिटी बता देंगे। तो या तो आपको ये केबी निकालने को पूछ लेंगे, या फिर केबी दे देंगे तो डेल्टा टीबी निकालने को पूछ लेंगे। तो यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा उसको और एक्सपेंड करके बता देता हूँ। देखो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा डेल्टा टीबी होगा वो कितने इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है आपका, देखो मोलैलिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, या फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो उसको W1 के नाम से हमने जान लिया। ठीक, ये हुआ। और यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग मोलर वेट की बात करते हैं तो मोस्टली ये होता है ग्राम्स में। तो ये अगर आप उसको ग्राम में लगाओगे तो हमें क्या चाहिए था, किलोग्राम में, तो आप 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 चला जाएगा ऊपर। तो ये हो गया। तो कभी भी अगर आपको इसका क्या कर लो, जैसे अगर आप उन्होंने मोलर मास सॉल्यूट का निकालने को पूछा है तो आप क्या लिखोगे, मोलर मास इधर ले आओ, M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो KB
इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू डेल्टा टी वी। तो ये बस ये आपको सिर्फ सा यही फॉर्मूला है, बस उसी में वैल्यूज़ लगानी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो कि है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो लिख देते हैं यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो आप देखो सभी लोगों को पता होगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। जब कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड बन जाए तो हम लोग बोलेंगे ये चीज़ फ्रीज हो गई, और जिस टेम्परेचर पे वो फ्रीज हुई वो बोलती है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा जो हम लोगों को समझ में आता है। लेकिन अगर हम उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें कि फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, तो वो ये कुछ इस तरह से है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। मतलब कि जो लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर है एक सब्सटेंस का, वो उसी सब्सटेंस के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। अब आप लोगों को सुनने में लग रहा हो कि पता नहीं कैसी अजीब सी डेफिनेशन है, तो इसको मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ऐसे समझो कि फिर से वही कंटेनर बनाते हैं। ओके, इसमें क्या है, इसमें लेट्स से हमारे पास में मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड में। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स लेट्स से ये सारे के सारे किसमें लिक्विड में। अब लिक्विड में आपको पता है लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या करते थे, थोड़ा बहुत मोशन करते रहते हैं इधर से उधर, कुछ तो एनर्जी होती है उनके पास में। तो अगर आपको इसको क्या करना है, अगर आपको उसको फ्रीज करना है तो आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि जिनका मॉलिक्यूल्स का मोशन है वो रुक जाए। ठीक, अब इसके साथ साथ क्या होगा दोस्तों, कुछ यहाँ पे ऐसे वो वेपर भी बना रहा होगा ये। तो वेपर बना रहा होगा तो क्या होगा, यहाँ से जब वेपर निकल रही होगी तो कुछ चेंजेस आ रहे होंगे लिक्विड में। जब वेपर वापस जाके अटैच हो रही है, जब ये वापस जाके से मिल रही होगी तो क्या हो रहा होगा, ये कॉन्स्टेंटली यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। तो अगर हम लोग क्या करें, इसका वेपर प्रेशर कम करते जाएँ तो क्या होगा, एक टाइम पे ऐसा होगा कि एक भी वेपर इसमें से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक, कुछ वेपर जब इसमें से बनेगी नहीं इस लिक्विड में से, तो क्या होगा, लिक्विड का मोशन एक तरह से रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स लिक्विड के पास पास आएंगे और वो बना लेगा एक सॉलिड। तो उससे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स जब दूर दूर थे वो बिल्कुल आ गए पास, और उन्होंने क्या बना लिया, उन्होंने जो लिक्विड से एक बना दिया आपका सॉलिड। तो ये है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसमें आप चीज़ और देखो कि कभी भी कोई सॉलिड होगा तो उसमें से क्या होता है कि ऐसे वेपर्स कभी बनते ही नहीं है। तो बेसिकली जो हम वो लें कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन सॉलिड फेज। तो सॉलिड फेज में एक तरह से वेपर प्रेशर बिल्कुल ना के बराबर होगा। अगर उतना ही वेपर प्रेशर यहाँ पे हो जाए तो वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अब देखो जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे तो यहाँ से जो वोलेटाइल सब्सटेंस में से जो गैसेस मॉलिक्यूल्स निकल रहे थे वो नहीं निकलेंगे। जब नहीं निकलेंगे तो वो चीज़ फ्रीज होने के कंडीशन पे आ जाएगी। अब इसको हम लोग एक कर्व पे बना के दिखाते हैं वो कैसे बनेगा। तो इसको हम बना देते हैं फिर से भाई, ये दो एक्सेस हैं देखो, ये है हमारी टेम्परेचर की एक्सेस और ये क्या है अपना, ये है आपका वेपर प्रेशर। ओके, तो जो हमारा क्या था, अगर जब सॉल्वेंट प्योर था तो कुछ इस तरह का कर्व आता था। ठीक है, आपने पहले भी देखा था। अब क्या हुआ, अब आपने क्या किया, उसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल क्या मिला दिया, सॉल्यूट मिला दिया। तो अब जो कर्व आएगा उसका नया वो कुछ आएगा इस तरह का। ठीक, ये आ गया क्योंकि वेपर प्रेशर देखो पहले ज़्यादा होगा हमारा जब प्योर फॉर्म में होगा, अभी कम हो गया। और जो हमारे लिक्विड का जो सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है, मतलब फ्रीजिंग पे आके, तो वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सारा। देखो ब्लू वाला जो है हमारा, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ब्लू वाला क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, जो रेड वाला है वो क्या है, वो है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या है हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। और तीसरा जो ब्लैक वाला है वो क्या है आपका, वो है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ठीक, तो अभी देखो यहाँ पे जैसे ही ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट हुआ जहाँ पे क्या दोनों का वेपर प्रेशर इंटरेक्ट कर रहा है, किसका, सॉलिड का और सॉल्वेंट का। तो ये जो टेम्परेचर हुआ, सबको ब्लैक सी कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर हुआ, ठीक है, ये हुआ इसका फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, TF0। ठीक, अब देखो इस वाले को अगर फ्रीज होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इसके बराबर ही नहीं पहुँच पा रहा है सॉलिड के बराबर, तो उसको हम लोग को और आगे ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको और आगे और आगे और आगे ड्रॉ करेंगे और फाइनली यहाँ पे आके ये इसका इस पॉइंट पे आके क्या होगा कि जो हमारा वेपर प्रेशर है इसका, आपका सॉल्यूशन का और सॉलिड का, वो बराबर हो जाएगा।
तो ये आया आपका TF। अब आप दो यहाँ पे ध्यान से देख लो क्या हुआ कि जो जितने भी टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा था अब उससे भी कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो TF नॉट माइनस TF। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे ज़्यादा पे बॉयल हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे भी कम में फ्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप देख के आराम से पता लगा सकते हो। तो ये है हमारा जो डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा TF। अब ये है क्या था दोस्तों, डेल्टा TF फिर से भाई जो अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट के केस में कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। फिर से भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा KF। KF क्या है आपका, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो किसी भी नाम से आप इसको याद कर लो। यूनिट क्या होगी दोस्तों, यूनिट वही होगी जो हमने पहले निकाली थी। डेल्टा TF क्या होगा, डिग्री केल्विन में होगा। मोलैलिटी क्या है, मोल्स पर लीटर या फिर मोलैलिटी क्या है, मोल्स पर किलोग्राम। तो जो KF की यूनिट क्या होगी वो होगी केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक, जो पहले हमने निकाली थी। तो ये हो गया आपका यहाँ पे सिंपल सा एक्सप्लेनेशन इसका। फिर से भाई अगर मोलैलिटी को हम लोग और एक्सपेंड कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, तो जो डेल्टा TF है वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो KF तो एज इट इज रहेगा, मोलैलिटी की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, इसे हटा देते हैं पहले। मोलैलिटी की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट W2 के नाम से मान लिया, अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट या फिर मोलर वेट ऑफ द सॉल्यूट विच इज M2 इंटू क्या था, वेट ऑफ सॉल्वेंट kg। तो अगर ग्राम में होगा तो ऊपर 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही बन गया हमारा ये। तो अगर कभी भी आपको मोलर वेट निकालना पड़ेगा सॉल्यूट का तो कितना हो जाएगा, M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF एज इट इज रहेगा इंटू W2 भी एज इट इज रहेगा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू TF। तो ये एग्जाम में जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आपने इतना भी फॉर्मूला याद कर लिया और आपको पता है मोलैलिटी क्या है तो आप इसको आराम से लगा सकते हो, इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट खत्म होता है। अब एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बची हुई है, फिर हम लोग आएंगे एब्रोन पर मोलर मास पे। तो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बची वो है हमारा दोस्तों ऑस्मोसिस या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर ही लिख देते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब पहले ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। अब ऑस्मोसिस को एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर से भाई देखो, एक समझ लो ये हमारे पास में कोई भी कंटेनर है, इसमें क्या है आपके लेट्स से इसमें आपने एक लिक्विड भर रखा है, जैसे कि मान लो पानी भर के रखा है आपने यहाँ पे। ठीक, ओके। अब इसमें क्या हुआ, आपने एक और ये लिया कैपिलरी या फिर एक छोटा सा ट्यूब लिया, हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क जैसा ले लिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, इसके बेस पे एक लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक हमने यहाँ पे क्या लगा दी, जो रेड पोर्शन है ये क्या है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको SPM शॉर्ट में लिख देते हैं। तो आपने क्या किया, जो आपने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया था उसके बेस पे आपने क्या किया, एक लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और इसके अंदर आपने फिल कर दिया एक सॉल्यूशन। ठीक है, अब बाहर क्या है, बाहर सिर्फ वाटर है, अंदर क्या है सॉल्यूशन। तो होगा क्या दोस्तों कि ये जो क्या करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा कि पानी इसके अंदर चला जाएगा और धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि जो सॉल्यूशन का मान लो अगर यहाँ तक लेवल था, अभी क्या होगा कि सॉल्यूशन और बढ़ के यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि वाटर एंटर कर गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऊपर। तो ये जो प्रोसेस है यही कहलाती है हमारी ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या हुआ, ऑस्मोसिस का मतलब हुआ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ पे क्या था, अंदर क्या था, एक सॉल्यूशन था जिसमें हो सकता है कोई सॉल्ट हो या किसी भी चीज़ का एक सॉल्यूशन था अंदर, जैसे ग्लूकोज सॉल्यूशन मान लो थोड़ी देर के लिए। तो वो सॉल्यूशन बाहर नहीं आया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं आए, उल्टा क्या हुआ कि बाहर के जो मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो अंदर चले गए सेमी पर। तो दोस्तों इसलिए ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होती है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन होती है द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। देखो यहाँ पे क्या था, सिर्फ पानी था, तो मतलब कोई सॉल्ट तो था नहीं यहाँ पे या कोई सॉल्यूट तो था नहीं। जब नहीं था तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो है एक तरह से। अंदर क्या था, एक सॉल्यूशन था, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ चले गए।
तो ये हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अब देखो रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि घर में अचार जो बनता है, तो पहले अगर आप मैंगो को देखोगे तो बड़ा होता है, जब उसको काटते हैं तो उसके जैसे ही उसको क्या करते हैं, एक सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में डाल के रखते हैं, वो क्या होता है, आपका मैंगो छोटा हो जाता है। छोटा इसलिए हो जाता है कि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती है, जितनी भी सेल की मेम्ब्रेन होती है, वो सेमी परमिएबल होती हैं। तो क्या किया, मैंगो के अंदर का जो था सॉल्यूशन वो उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था जितने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में आपने उसको डाल दिया। जब आपने उसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या होगा कि मैंगो को जो अंदर का भी पानी है वो भी बाहर आ जाएगा, उसको एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हो रहा था कि अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था तो पानी अंदर चला गया। तो यही है हमारा ऑस्मोसिस। ओके, और भी इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जो रेजिन्स को अगर आप पानी में डालो तो क्या होता है, वो सॉयल हो जाते हैं, या फिर जो फूल मुरझाए हुए होते हैं उनको आप पानी में डाल दो, वो क्या होता है, वो फिर से ठीक हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे मूवमेंट ऑफ वाटर होता है डिपेंडिंग ऑन दी कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी पानी उधर ही मूव कर जाएगा, यहाँ पे अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी तो पानी अंदर मूव कर गया। तो ये है हमारा ऑस्मोसिस। अब इसको और एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो उसमें आप ऐसे समझ लो कि ऐसे दो टैंक हैं, ठीक है, एक ये टैंक है और एक दूसरा ये वाला टैंक है। ये दोनों क्या है, कनेक्टेड हैं। किसके थ्रू कनेक्टेड हैं, वही एक हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, ये क्या लगा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे फिर से वही है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब मान लो यहाँ पे जो आपका है 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो आपका 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक। तो अब दोस्तों होगा क्या, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इस वाले कंपार्टमेंट पे, तो क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर से इधर मूव करेंगे। कहाँ से, इधर से, क्योंकि क्या होगा कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होता है। अगर अब आपने क्या कर दिया, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं। आपने क्या किया, ये जो था यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ था, आपने इसको कुछ एक्सटर्नल प्रेशर दे दिया, पी एक्सटर्नल। एक आपने क्या किया, जो वाटर मॉलिक्यूल इधर आते हैं उनको आने से रोकने के लिए क्या किया, आपने एक प्रेशर लगाया। जब आप देखो उस पर प्रेशर लगा हुआ तो जो मॉलिक्यूल्स वाटर के इधर है वो नहीं आ पाएंगे उतनी आसानी से। तो अगर आप यहाँ पे इतना प्रेशर लगाओ कि इस ऑस्मोसिस के जो प्रोसेस है उसको रोक दो, तो उसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब क्या हुआ, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक, या फिर द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सिंपल सा है, देखो कुछ इसमें इतना हाई फाई नहीं है, सिर्फ एक मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर मॉलिक्यूल्स पास हो रहे थे उसको रोकने के लिए हमने दूसरी साइड प्रेशर अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल प्रेशर, वो ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको हम डिफाइन करते हैं दोस्तों किससे, पाई से। पाई इक्वल टू कितना होता है आपका, CRT। CRT मतलब वो टेलीविजन नहीं है, कैथोड रे ट्यूब वाला, ठीक है। C का मतलब क्या है, C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, R क्या है आपको पता है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट जो हम लोग पढ़ते हैं, और T क्या है, T है टेम्परेचर। तो C को हम लोग और चेंज कर लेते हैं, तो C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, मोल्स पर लीटर, एक तरह से मोलैरिटी है। तो मोल्स पर लीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो मास, या फिर सॉरी मोल्स पर लीटर को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। मोल्स को क्या लिखेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, लेट्स इसको W2 मान लो, W2 अपॉन M2 इनटू वॉल्यूम, ओके। और वॉल्यूम अगर ml में होगा तो 1000 करना पड़ेगा, और यहाँ पे R और T। तो जो हमारा पाई या फिर तो ये हुआ। अगर अब हमें क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट, मोलर वेट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, W2 इंटू 1000 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय V इंटू पाई। तो ये हो गया आपका, एक तरह से हमने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से मोलर वेट निकाल लिया। अब दोस्तों ये क्या है, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये सब क्यों कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल के हमें क्या मिल जाएगा, ये सब। तो ये बायोलॉजिकल चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे कि अगर हमें, जैसे कि हम लोग क्या, हमें जो हमारे कितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली उसका हमें मोलर वेट पता होता है। पता है कार्बन है तो उसका मोलर वेट कितना होगा, उसका 12 होगा या 13 होगा या 14 होगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा आइसोटोप है। या फिर अगर नाइट्रोजन है तो हमें पता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 14 है। ऐसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट पता है 16 है। लेकिन जब भी कभी हम बायोलॉजिकल चीज़ों के बायो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए या लिपिड्स हो गए, तो इनका क्या होता है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता लैब में। तो उसको क्या कर सकते हैं, इसी प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखो आपको पता होगा, जैसे ग्लूकोज का आपको मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता, आपने क्या किया, आपको ये पता है कि हाँ भाई मैंने 10 ग्राम ग्लूकोज डाला, मतलब मेरे को ये W2 पता चल गया।
मुझे ये भी पता चलेगा कितने वॉल्यूम में, जैसे अगर 1000 में तो ये बराबर हो जाएगा। आर की वैल्यू पता ही है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी मुझे पता है कौन से टेम्परेचर पे मैं कर रहा हूँ। और उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए मुझे ये भी पता है कि मैं एक्सटर्नल प्रेशर जो पाई है वो कितना अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब मुझे क्या क्या पता है, देखो वी भी पता है, पाई भी पता है, डब्ल्यू भी पता है, आर भी पता है, टी भी पता है। तो मुझे सिंपली क्या होगा, इसकी हेल्प से उस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा या उस प्रोटीन का मोलर मास मिल जाएगा, जो कि बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है बायोलॉजी की फील्ड में। ओके, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर को क्यों पढ़ते हैं। अब एक ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ में दोस्तों एक चीज़ और है नई, जिसे हम लोग कहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, या फिर लेट्स से इसको भी इरेज कर देता हूँ भी थोड़ी देर के लिए। दोस्तों 2-3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, इनको आप लोग थोड़ा सा और देख लो। हो सकता है किसी एग्जाम में कभी कभी पूछ लें, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। देखो आइसोटोनिक का मतलब क्या है, आइसो का मतलब होता है सेम। तो अगर हम क्या करें, ऐसे सॉल्यूशंस लें जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। जब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा तो अगर आप उनको 2 अलग अलग कंटेनर में रखोगे, बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाओगे, तो भी कोई मूवमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। तो ऐसे हम लोग सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, वो है आपका 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl। इसको आप लोग नॉर्मली किसके नाम से जानते हो, सलाइन के नाम से जानते हो। तो दोस्तों जितने भी बॉडी में इंट्रावेनस इंजेक्शन लगते हैं, जैसे वेन के थ्रू जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो सारे के सारे इसमें दिए जाते हैं, सलाइन में। सलाइन क्या है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl। मतलब 100 ml अगर आप सॉल्यूशन लोगे तो उसमें 0.9 ग्राम जो है NaCl का होगा। तो ये क्या है, ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स के बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर रखता है ये चीज़। तो अगर आप इसको इंजेक्ट भी कर लोगे अपने वेन्स में, तो क्या होगा कि वहाँ पे कोई भी ना तो मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स का इधर से उधर कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो ये कहलाता है हमारा सलाइन, और ये कैसा है, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अगर आप ऐसे अज्यूम करो, किसी ने आपको एक ऐसे सॉल्यूशन में इंजेक्शन लगा के दे दिया जिसका कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो क्या हुआ, आपके वेन के अंदर गया, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, तो वो क्या करेगा, आसपास से वाटर लेके वेन के अंदर ले लेगा और आपकी वेन स्वेल हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत ही बुरी चीज़ है हमारे बॉडी के लिए। ऐसे एक और प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा सॉल्ट ले लो तो हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनमें क्या होता है, वाटर रिटेन हो जाता है। तो वाटर रिटेन इसीलिए हो जाता है कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अंदर जाता है, तो क्या करेगा कि वाटर ले लेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, आपके टिश्यू स्वेलअप हो जाएंगे, उसको बोलते हैं एडिमा। तो अभी लोग ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आइसोटोनिक मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनका कि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, वो हो गए हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एग्जाम्पल आ गया सलाइन। सलाइन का किसके लिए आइसोटोनिक है, हमारे बॉडी फ्लूइड्स के बराबर है। अब बात करते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है। तो दोस्तों अब अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी बायोलॉजिकल सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो क्या करेगी, आपकी सेल स्वेल हो जाएगी। क्यों स्वेल हो जाएगी, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर घुस जाएंगे और सेल स्वेल हो जाएगी। अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में लगते हो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा आपका कि सारे के सारे, अब बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, तो क्या होगा, सेल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो जो अचार वाला मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि मैंगो जब काटते तो बड़ा होता है, अचार बना देते तो पिचक जाता है वो, तो उसका मतलब वो उसको एक हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में रख देते हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है। आपको एक यहाँ पे बायोलॉजी की NCERT की फिगर भी दिख रही होगी कि अगर हम इन तीनों में एक सेल को रखें तो उस पर क्या बिहेवियर आता है, तो देखो आप ध्यान से। तो ये 3 ही सॉल्यूशन है बस बताने वाले आपको इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर में, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे ये। इसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। क्या बोलते हैं, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। इसमें क्या हुआ, देखो अब सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट होता है, पता ही है आपको। तो अब लेट्स से आपने ये मान लिया, ये हमारा एक कंटेनर है, यहाँ पे क्या लगा है, एक फिर से वही लगा देते हैं, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और एक यहाँ पे दूसरा कंटेनर कनेक्ट है। इसमें अगर आपने क्या ले लिया, यहाँ पे आपने ले लिया एक सी वाटर, तो अब क्या होगा, सी वाटर क्या कोशिश करेगा, वो तो कोशिश करेगा कि मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इधर से भी वाटर मॉलिक्यूल्स को ले लूँ। आपने क्या किया, यहाँ पे एक प्रेशर लगा दिया, और इतना प्रेशर लगा दिया कि अब जो क्या करें, वाटर को अपने फोर्स कर दिया कि सॉल्ट तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने वाला ही नहीं है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के पास होंगे। तो क्या करेगा कि सॉल्ट इधर रह जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक तरह से आपने क्या किया, इनडायरेक्टली जो सी वाटर का आपने सॉल्ट को रिमूव कर दिया, और जो सील्ड वाटर से जो आपका सी वाटर था उससे आपने क्या कर दिया, एक
पोर्टेबल या फिर एक पीने वाला पानी बना लिया, किससे, एक नमक वाले पानी से, तो उसको हम कहलाते हैं डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। और बहुत सारी कंट्रीज इस चीज़ को यूज़ करते हैं, यहाँ पे पानी की कमी है तो उन्होंने क्या किया, सी वाटर को लेके एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई और एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया इतना ज़्यादा कि सॉल्ट यहाँ रुक जाए और वाटर सारा इधर आ जाए। तो ये कहलाता है आपका डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ओके, तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सारी अपनी हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ भी कर ली है ख़त्म। तो अब इस चैप्टर का सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचता है जो कि एबनॉर्मल मोलर मास। तो अब ये एबनॉर्मल मोलर मास है क्या, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो अभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या हो रहा था, हम लोग ये बता रहे थे कि ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। लेकिन आपको क्या हो सकता है दोस्तों, कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरह के होते हैं जो कि अगर आप सॉल्यूशन में हो लो तो हो सकता है कि वो डिसोसिएट हो जाए या फिर मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाए। जैसे कि आपने क्या ले लिया, NaCl ले लिया। अब अगर आप NaCl को किसी में डिसॉल्व करोगे तो क्या हो जाता है, वो Na+ और Cl- में अलग अलग ब्रेक हो जाता है अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे। तो क्या हुआ कि आप लेके मान के चल रहे थे कि हमने एक मॉलिक्यूल डाला है, लेकिन आपके पास में हो क्या सॉल्यूशन में आ गए 2 मॉलिक्यूल। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये, तो मतलब ये इससे क्या हुआ दोस्तों, नंबर चेंज हुआ। नंबर चेंज हुआ इससे मतलब हमारी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अफेक्ट हो जाएंगी, चाहे वो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो या फिर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो, कुछ भी हो, इसकी वजह से क्या होगा, सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास की कैटेगरी में रखते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास की कैटेगरी में ऐसे रखते हैं कि जैसे अगर आपने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लिया, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से अगर आप जो है NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हो तो क्या होगा, NaCl का भी मॉलिक्यूलर मास निकालोगे वो एक्यूरेट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप मान के चल रहे हो कि आपने एक मॉलिक्यूल डाला है, जबकि वहाँ पे आपके पास में है क्या, एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल्स है। तो इसी को हम लोग रखते हैं एबनॉर्मल मोलर मास की कैटेगरी में। अब इसको हम करेक्शन कैसे करें, इसका करेक्शन दिया था दोस्तों वेंट हॉफ ने। उन्होंने एक अपना फैक्टर दिया था, वेंट हॉफ फैक्टर, जिसको किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो I की वैल्यू क्या क्या होती है, I को हम लोग कैसे बताते हैं, वो ऐसे कहते हैं, अगर हम लोग मोलर मास के टर्म्स में ले रहे हैं तो नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल का क्या मतलब, वो एबनॉर्मल का मतलब वो जो आपने कैलकुलेट किया है, गलत समझ के कि आपने NaCl को एक मॉलिक्यूल समझ के जो कैलकुलेट कर लिया है वो है आपका एबनॉर्मल, और जो आपने सही जो आपको ऑब्जर्व हुआ है एक्सपेरिमेंट से वो हुआ नॉर्मल। तो आपको एक तो आप I को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, दूसरा आप I को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। मतलब वही कि देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे आफ्टर एसोसिएशन कितने रह गए, 2, जो पहले कितने थे, 1, तो ये भी आपके I की टर्म्स में आ जाएगा। तीसरा एक कौन सा है आपका, वो है आपका ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, I इक्वल टू, जो थर्ड वाला है हमारा, I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। तो ऑब्जर्व मतलब जो आपने, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट किया, तो वो क्या हुआ, वो तो आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, तो वो हो गया आपका ऑब्जर्व्ड। एक्सपेक्टेड मतलब जो आप कैलकुलेशन करके निकालो कि इतना मोल ये लिया मैंने, इतना इसमें हमने सॉल्यूट का वेट लिया तो कितना होना चाहिए, वो एक्सपेक्टेड है, ये हुआ ऑब्जर्व। तो इन तीनों के बेसिस पे आप लोग वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो, और उसी वेंट ऑफ फैक्टर के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास की चीज़ को हटा सकते हैं, ठीक है। तो तीनों चीज़ों को देख लो। पहले अगर मोलर मास लेना होगा तो हम ये वाला लगा देंगे, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म्स में बात करेंगे तो ये कर देंगे, पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन और डिवाइडेड बाय बिफोर। या फिर अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। अब इन तीनों को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये और समझ लो कि अब हम लोग इसको यूज़ कैसे करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, जो क्या पढ़ा था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू क्या पढ़ा था, Kf इंटू मोलैलिटी, इसी के साथ I की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे उसके लिए जैसे किसके लिए हो जाएगा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर कर रहे हैं तो कितना पढ़ा था हमने, CRT पढ़ा था, इसी की और I से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह से काम करने वाला है आपका वेंट ऑफ फैक्टर की, जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उनकी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन की कैसे होगा।
तो दोस्तों ऐसे एज्यूम करते हैं कि वही अपना NaCl लेते हैं, पुराना फेवरेट NaCl लिया हमने, कैसे कैसे डिसोसिएट हो गया, वो Na+ में डिसोसिएट हो गया और Cl में। तो अब आपसे जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन पे बेस्ड। तो अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन से क्या मतलब है वो अभी हम लोग समझते हैं। देखो NaCl का मान लो अगर एक मॉलिक्यूल था या एक मोल था तो क्या होगा, इनिशियली जब ये हमने डिसॉल्व नहीं किया था तो ये एक ही रहेगा, ये 0 रहेंगे। जब हमने डिसॉल्व कर दिया तो अब क्या होगा दोस्तों, इसका कुछ पार्ट क्योंकि देखो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इधर से इधर भी तो आ सकता है, Na और Cl जुड़ के NaCl भी बना सकता है या फिर NaCl ब्रेक भी हो सकता है। तो क्या होगा कि पूरा ऐसा तो है नहीं कि 1 का ये 0 हो जाएगा बाकी ये दोनों 1 1 हो जाएंगे, इसका कुछ पार्ट, तो हमने क्या किया 1 - x, वो इसमें से कम हो गया, मतलब डिसोसिएट हो गया, तो यहाँ पे कितना आया उतना ही पार्ट यहाँ पे आपने गेन कर लिया। ठीक है, तो अगर हम इसकी वेंटो फैक्टर निकालेंगे तो आई हमने क्या पढ़ा था उसमें, हमने इसमें पढ़ा था कि अपना जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो देखो कितने हो गए 1 + x, देख लेते हैं 1 - x है, 1 - x, फिर यहाँ पे कितना है +x डिवाइडेड बाय टोटल पार्टिकल कितने थे 1। देखो x कैंसिल हो गया, तो जो हमारी आई की वैल्यू आई वो क्या है 1 + x/1। अब ये क्या है, जो x है, अगर दोस्तों हमारा कोई NaCl के जैसा, NaCl क्या है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो अगर NaCl के जैसा कुछ है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1, अगर हम x की वैल्यू 1 लगा दें तो हमारी i की वैल्यू होगी सिंपली 2। तो क्या पता चला कि हमें 1 से 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए। ओके, अब लेकिन क्या कहता है कि सबके केस में ऐसा नहीं होगा, जितने भी डिसोसिएशन होंगे ऐसा नहीं होगा कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं x = 1 मान रहे हैं, मतलब 100% डिसोसिएशन का एज्यूम कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि जितना NaCl है सारा का सारा ब्रेक हो जा रहा है, लेकिन सारे केसेस में ऐसा नहीं होगा। तो जब भी डिसोसिएशन की हम बात करेंगे वैल्यू 1 से ज़्यादा ही आएगी। अब इसमें एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें काफ़ी सारे लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले समझने में। ऐसे मान के चलो यहाँ पे मैंने 1 मोल बोला था, तो आपने क्या किया 1 कर दिया, ये कर दिया, यहाँ पे ऐसे कर दिया। अगर मान लो यहाँ पे 1 से ज़्यादा मोल है, मान लो 7.2 मोल्स हैं, तो क्या करोगे, तो कुछ मत करो, इसकी n से मल्टीप्लाई कर दो। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 5 7 8 2.5 2.3 कुछ भी हो सकती है। आपने यहाँ पे n की मल्टीप्लाई कर दी तो 0 0 रहेगा, इसमें भी क्या होगा, देखो ये भी n की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये nx हो जाएगा और ये nx हो जाएगा। अब अगर मैं इस चीज़ को डायरेक्ट लिख के बता देता ना आपको, यहाँ पे बोल देता कि भाई यहाँ पे ये सिर्फ n है और ये n विदिन ब्रैकेट 1 - x, तो आप बिल्कुल चक्कर में पड़ जाते हैं कि क्या किया मैंने। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिर्फ 1 - x से सिर्फ क्या करा, मल्टीप्लाई तो की है n से। और अगर आप इसकी i की वैल्यू निकालोगे तो भी क्या होगा कि इन सबको अगर आप ऐड भी करोगे ना तो आंसर यही आने वाला है। क्यों, चाहो तो ऐड करके देख लो, देखो ये जो था ये हमारा क्या था n था, ये भी nx था, ये भी nx था, सब में क्या करेंगे और नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा n हो जाएगा, सब में n कॉमन हो जाएगा, तो वैल्यू वही आने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा देख लो अच्छे से कि n विदिन ब्रैकेट 1 - x मैंने कैसे किया, कुछ नहीं किया था, बिल्कुल पहले से किया था, सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, ये केस था हमारा दोस्तों डिसोसिएशन का। अब हम ऐसे ही केस देख लेते हैं एसोसिएशन का। वो क्या है, वो है आप जैसे कि ले लो एसिटिक एसिड, किसकी प्रेजेंस में, बेंजीन की प्रेजेंस में। तो एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3, देखो कुछ इस तरह का होता है एसिटिक एसिड। मान लो ये मान लिया आपने ऐसे, ठीक है, मैंने बॉन्ड इधर नीचे लगा दिया। अब मान लो यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड का, तो ये क्या कर सकते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब क्या हुआ, 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल क्या हुआ, ज्वाइन हो गए, एक मॉलिक्यूल के जैसा बन गया। ठीक, तो इसी को रिएक्शन के फॉर्म में दिखा देते हैं। वो कैसे दिखाएंगे, वैसे दिखाएंगे। देखो CH3 COOH, कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, ये क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका CH3 COOH और इस तरह का होल ट्वाइस। ठीक, तो अब देखो फिर से मान के चलो, अगर इसका 1 मोल था तो इसके 0 मोल होंगे। अभी क्या हो जाएगा, अगर इसमें से 1 - x हो रहा है तो यहाँ पे कितना बचेगा, x/2 क्यों बचेगा, क्योंकि देखो 2 से 1 बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा, या फिर सिंपल x से कितना बनेगा, x/2। ठीक, 2 से 1 बन रहा था तो 1 x से कितना बनेगा, x/2। अब अगर यहाँ पे ऐसे कुछ होता है, जैसे 3 से 3 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बन रहा होता तो वो x/3 हो जाता। अब इसका फिर से वही i की वैल्यू निकाल लेते हैं। i की वैल्यू हमें पता ही है कितने टोटल, और वो सब करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 - x प्लस x/2 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, देखो 1 - x/2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, अगर x की वैल्यू हम =1 भी रख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आएगी हमारी i की, वो निकल के आएगी 1/2।
क्योंकि ये क्या एक्स की वैल्यू 1 रखती है तो 1/2, तो ये आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पे देख लो आई की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 1 से लेस आई, मतलब ये एसोसिएशन शो कर रहा है। जब डिसोसिएशन का केस था तो आई की वैल्यू क्या आती है, 1 से ज़्यादा आती है। ओके, यहाँ पे भी आप वही कर सकते हो कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा दे रखे हो तो आप क्या करो, यहाँ पे भी n से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी n से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, nx/2 हो जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो ये n से n वही कॉमन हो जाएगा, आंसर यही आने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में, लेकिन ये चीज़ हमारी काफ़ी हेल्प करेगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। जब ऐसा हम क्वेश्चंस देखेंगे कि उन्होंने ऑलरेडी बता के रखा है कि इतने ही मोल्स हैं, तो ये चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो यहाँ पे तो दोस्तों ये सारी बातें हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए एनसीईआरटी में आपके सॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट में 2 सॉल्व्ड एग्जांपल्स दे रखे हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको जल्दी से वो 2 एग्जांपल्स करवा देता हूँ ताकि आपको ये क्या होगा, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आप लोगों के पास अगर एनसीईआरटी है तो उसमें खोल के देख लो, वरना आपको क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे भी दिखाई दे रहा होगा। तो आप बोर्ड पे दिए हुए क्वेश्चन को पढ़ो, मैं अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ता हूँ और उसके वैल्यूज़ लिख लेता हूँ क्वेश्चन के क्या क्या है। तो देखो उन्होंने क्या दे रखा है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड दे रखा है, मतलब जो मेरा वेट W2 दे रखा है वो दे रखा है 2 ग्राम। उसके बाद मैंने किस में डिजोल्व किया है, 25 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिजोल्व किया है, मतलब जो W1 दे रखा है वो कितना दे रखा है, 25 ग्राम दे रखा है। और कुछ है क्या, और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, मतलब TF दे रखा है, वो दे रखा है 1.62 केल्विन। और जो हमें वो दे रखा है मोलर एलिवेशन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब KF जो दे रखा है वो दे रखा है 4.9 यूनिट आपको पता ही है क्या, केल्विन किलोग्राम पर मोल। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर इन सॉल्यूशन। मतलब हमें बेसिकली परसेंटेज एसोसिएशन फॉर्म बताना है, मतलब जो x हम बात कर रहे थे उसका x का परसेंटेज बताना है। तो x का परसेंटेज हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें i की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। i की वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ से हम x भी निकालेंगे। तो क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो देखो हमें क्या क्या दे रखा है, W2 दे रखा है, ये दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। तो अगर हम डेल्टा TF वाला फॉर्मूला लगाएं तो क्या होता था, KF इंटू मोलैलिटी। ये भी है हमारे पास, ये भी ऐसे मोलैलिटी नहीं है। मोलैलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय ये अपना, तो हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लगा देते हैं। तो वो TF की वैल्यू लगा देते हैं 1.62 लगा देते हैं, KF की वैल्यू लगा देते हैं 4.9, और इसकी कैसे निकलेगी, वेट 2 मतलब 2 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या चीज़ हम लगाएंगे अपना, जो इसका मॉलिकुलर वेट होगा, जो कि मॉलिकुलर मास होगा, जो कि हमें पता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, M2। उसके अलावा कितने में है, 25 ग्राम में, जबकि होना कितना चाहिए इसको kg में, तो हमने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। और क्या बचा यहाँ पे हमारे पास में, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस यहाँ पे हो गया ख़त्म, इतना ही। तो हम क्या करें, M2 की जो वैल्यू निकालेंगे वो कैसे ऐसे निकल आएगी, तो कितना हो जाएगा 4.9 इंटू 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1.62 इंटू 25। जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 241.98 ग्राम पर मोल। ठीक, तो ये जो आपका मॉलिकुलर ये जो आपका जो मोलर मास आया वो कैसा आया, कैलकुलेटेड आया। ठीक है, ये चीज़ अगर हमें देखो ये क्या दे रखा है, बेंजोइक एसिड दे रखा है, मतलब C6H5COOH दे रखा है। इसका अगर हम लोग वैसे मास निकालें तो कितना आता है, वो आता है कुछ 122 ग्राम पर मोल। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आराम से आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू कितनी होगी आपकी, हमारा नॉर्मल मास 122 डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल 241, आई इक्वल टू इतना हो गया। ठीक, यहाँ से तो आई की वैल्यू निकल आएगी, लेकिन हमें चाहिए क्या, आई की वैल्यू के अलावा हमें चाहिए परसेंटेज डिसोसिएशन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, और सिर्फ ये 2 वैल्यू लिखी रहने दे रहा हूँ यहाँ पे साइड से। ठीक है, इसको कर देते हैं ब्रैकेट में बंद। अब देखो यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, तो मतलब क्या C6H5COOH के कितने 2 मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं C6H5COOH ऐसे। तो फिर से भाई अगर ये हमारा कितना होगा, इनिशियली 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 - x, तो ये कितना आ जाएगा आपका x/2 डिसोसिएशन है। तो टोटल जो हमारी आई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अभी हमने पहले ही सॉल्व कर रखी थी, तो 1 - x/2 आ जाएगी। ठीक है, और आई की वैल्यू दूसरी हमने क्या लगा रखी है, वो वहाँ पे लगा रखी है, तो दोनों को सामने सामने लिख देते हैं। दूसरी आई की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 122 डिवाइडेड बाई 241.98 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - x/2। ठीक है, तो अगर हम x/2 को क्या करें उस साइड ले जाएं, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 - 122 डिवाइडेड बाई 241.98। ठीक, ऐसे एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी
वो कुछ आएगी 0.992 के आसपास। लेकिन हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज डिसोसिएशन, तो उसके हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 99.2%। इसका मतलब जो हमारा एसिटिक जो क्या दे रखा है बेंजोइक एसिड है वो 99.2% एसोसिएशन शो कर रहा है। मतलब अगर हम कितने ले रहे हैं 100 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो उसमें तो 99.2 मॉलिक्यूल एसोसिएशन शो कर रहा है, बाकी के नहीं कर रहे। तो बस इतना ही निकालना था इस क्वेश्चन में। ओके ठीक है, समझ में आया सबको? मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो पीछे वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो और अपने एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखा है उसको अच्छे से पढ़ो। ये तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन की बात हो गई। अब हमारे पास में एक और क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में। वो क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो मैं कभी जब एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, लेकिन अभी बता देता हूँ। ऐसे अज्यूम करो एक एसिड है HCl। HCl कैसे डिसोसिएट होता है, H+ और Cl- में, ठीक है। अगर हम इसका वो निकालें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं Ka। मैंने पहले भी समझाया आपको Ka के बारे में एक वीडियो में। तो जो इसका Ka होगा वो क्या होगा, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल HCl, ठीक। ये होगा उसका Ka को क्या बोलते हैं हम लोग, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। अब फिर से वहीं पे आ जाते हैं, देखो अगर इसका 1 मोल होगा तो ये 0 और 0 होंगे, फिर से ये कितना हो जाएगा 1 - x होगा तो ये x होगा और ये x होगा, ठीक। तो अगर हम लोग यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, देखो ये भी x डिवाइडेड बाय 1 - x। तो जो आपका सिंपल Ka आएगा वो कितना हो जाएगा x² / 1 - x। इसको देखो ध्यान से, ये तो अभी तक तो बहुत सिंपल लग रहा है कि ऐसे आ गया। अब ऐसे ज्यूम करो अगर ये सॉल्यूशन क्या था एसिड का बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है, तो जो हमारे पास में क्या है, ये जो हमने लिया क्या लिया नीचे x, वो क्या है, अगर x उससे 1 से बहुत ज़्यादा कम है, उल्टा लिख रहा हूँ मैं, इस 1 इज मच ग्रेटर देन योर x, तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो सिंपली जो Ka हो जाएगा वो x² के बराबर हो जाएगा। तो अब इससे हमें पता क्या चला, इससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली कि अगर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन्होंने आपको बोला कि एक हमारे पास में वीक एसिड है, कि मोस्टली वीक एसिड्स का ही निकालते हैं, एक वीक एसिड है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कुछ दे रखा है, K की वैल्यू मतलब कुछ आपको ऑलरेडी दे रखी है, और उन्होंने उससे पूछा है कि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ। तो डायरेक्टली अगर K की वैल्यू दे रखी है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा, मतलब K की वैल्यू को रूट कर दो, ये निकल आया। अब यही क्या कर सकते हैं वो लोग, इस पार्ट को वो लोग क्या करते हैं इससे रिलेट कर देते हैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर से, क्योंकि सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम लोगों को I निकालना होता है, और ये जो पार्ट है ये है इक्विलिब्रियम का। वो एग्जाम में क्या करते हैं मोस्टली IITs वगैरह में इन दोनों को क्लब करके क्वेश्चन दे देते हैं कि बता दिया कि एक हमने वीक एसिड लिया जिसका 25 मोलर या कुछ भी बोल दिया कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, उसमें जो है K की वैल्यू निकालनी है अगर वेंटो फैक्टर I = इतना है। तो हम क्या करेंगे, I को पहले x से रिलेट करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो बताया था ना कि यहाँ पे I = कितना हो जाएगा 1 + x/1, ठीक। और उसी को ये आपकी I की वैल्यू को, यही I की वैल्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस I की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमें I की वैल्यू दे रखी है उससे हम लोग निकाल सकते हैं x, और अगर हमें x मिल गया तो उससे हम निकाल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, या फिर उल्टा देखो अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है उससे हम निकाल सकते हैं x, अगर हमने उससे x निकाली है तो उससे हम निकाल सकते हैं I की वैल्यू। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एक बार चलो और समझ लेते हैं, अगर मैंने शायद जल्दी जल्दी बोल दिया हो। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है क्या कि यू हैव अ वीक एसिड, उसका कुछ तो मोलैरिटी दे रखा है और उसकी उन्होंने दे रखा है K की वैल्यू, और आपसे पूछा क्या है वेंटो फैक्टर। तो अगर आपको K की वैल्यू दे रखी है तो उससे आप क्या निकालोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x निकाल लोगे, सिंपल रिलेशन दिख रहा है इसका, और आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x निकाल लिया, उससे आप क्या निकाल दोगे, वेंटो फैक्टर I की वैल्यू निकालोगे, या फिर अगर आपको I की वैल्यू दे रखी है उससे आप x निकाल लोगे, x से आप K निकाल दोगे। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो। अब एनसीईआरटी का दोस्तों एक और क्वेश्चन बचा है अनसॉल्व, एक और जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल बचा है उसको और देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, मैं अपनी बुक से देख के पढ़ता हूँ और फिर उसको हम लोग करते हैं सॉल्व। क्या क्वेश्चन, उन्होंने क्या बोला, एसिटिक एसिड है आपके पास में 0.6 ml, मतलब जो एसिटिक एसिड है उसका वॉल्यूम है वो है 0.6 ml, और क्या दे रखा है उसके साथ में, और उन्होंने इसकी डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है आपकी 1.06 ग्राम पर ml, 1.06 ग्राम पर ml, और उसके अलावा क्या दे रखा है डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर। तो जो टोटल एक्चुअल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन का,
वो है 1 लीटर। और उसके बाद में क्या था, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड, तो जो आपका डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड है, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड वाली जो वैल्यू है वो दे रखी है 0.0205 डिग्री सेल्सियस में दे रखी है। अब हमें कैलकुलेट करना है, हमें वेंटो फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कैलकुलेट करना है, मतलब दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक हमें आई निकालना है और एक हमें क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड मतलब के निकालना है। ठीक है, तो अगर वही है एक्स निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। अब दोनों को निकालते हैं। तो देखो पहले क्या करते हैं, हमें डेंसिटी दे रखा है, हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दे तो हमारा मास निकल आएगा। तो जो मास निकल के आएगा इस केस में बेंजोइक एसिड का, वो कितना निकल के आएगा, 0.6 इंटू उसकी डेंसिटी 1.06, ये निकल के आएगा। ऐसे कर देते हैं 6636 और 616, तो 0.636 ग्राम आ जाएगा। अब ये मास मिल गया, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स कितना होता है आपका, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है, ये बेंजी क्या था आपका, एसिटिक एसिड है, मतलब CH3COOH है, इसका निकाल दो। देखो 2 कार्बन है मतलब 24 हो गया, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो गया, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 32, जोड़ दो 10 और ये तो 60। तो अगर हम इसको जो मास है इसको 60 से डिवाइड करते तो हमारे आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो 0.636 को अगर हमने 60 से डिवाइड कर दिया तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.0106। तो कुछ इतना आ गया आपका, ये कितना आ गया, ये आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें एक चीज़ मिल गई, अब हमें मिल गया नंबर ऑफ मोल्स। अब हम आगे चलते हैं, तो ये सबको हटा के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे लिखे रहने देते हैं। अब हम आगे का सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखो हमें क्या पता है, ये पता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या पता है हमें, के एफ इंटू मोलैलिटी। अब ये टी एफ जो है ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमें ऑब्जर्व वाला है, तो हम गलती से भी ये इसमें मत लगा देना, क्योंकि ये आप कैलकुलेट कर रहे हो। ये इन्होंने क्या है ऑब्जर्व, इसलिए बोला भी उन्होंने स्पेसिफिकली ऑब्जर्व। तो हमें क्या करना है, टी एफ निकालते हैं हम इसको। के एफ की वैल्यू इन्होंने क्या देखा है, एक टेबल से ऑलरेडी कहीं से ले रखी है, और वो ले रखी है आपकी 1.86। तो ये इन्होंने किसी टेबल से दे रखी है, एग्जाम में अगर आएगा तो आपको गिवन होगा। ठीक है, अब इसकी मोलैलिटी निकालते हैं। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल गए, और हमें पता है सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर है। अब वाटर की डेंसिटी होती है 1, तो 1 लीटर बोल दो या 1 kg बोल दो, एक ही बात है। तो अगर हम इन दोनों चीज़ से मल्टीप्लाई करते तो हमारा क्या निकलेगा, डेल्टा टी एफ कौन सा, कैलकुलेटेड वाला, तो वो आएगा आपका, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, वो है 0.0197 कैल। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास कैलकुलेटेड। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, टी एफ कैलकुलेटेड भी मिल गया और टी एफ ऑब्जर्व भी मिल गया। तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो आई इक्वल टू कितना होता था हमारा, ऑब्जर्व्ड अपॉन एक्सपेक्टेड। तो ऑब्जर्व कितना है आपका 0.0205 और एक्सपेक्टेड कितना है 0.0197। यहाँ पे एक चीज़ की ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे केल्विन में लिखा है, यहाँ डिग्री सेल्सियस में लिखा है। तो अभी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम लोग चेंज ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिट को दूसरे मतलब माइनस कर रहे हैं। तो आप चाहे अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करके करोगे तो भी इतना ही माइनस आएगा, यहाँ पे भी इतना माइनस आएगा। तो यहाँ पे डिग्री और केल्विन में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों आई की वैल्यू आ गई। तो जो आई की वैल्यू कैलकुलेटेड आई, जो आपकी यहाँ पे आई की वैल्यू आई 1.041 के आसपास, 1.04। तो यहाँ से मिल गया आपकी आई की वैल्यू। तो एक हमारा क्वेश्चन का पार्ट सॉल्व हो गया। अब जब एक पार्ट सॉल्व हो गया तो आगे की वैल्यू निकाल ही लेते हैं। के निकालना है ना बस। तो के बहुत ही सिंपल हो गया। अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि के इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको, एक्स स्क्वायर बताया था, राइट। तो अभी कर लो सॉल्व इसको। तो हमें क्या पता है, आई की वैल्यू पता है, आई इक्वल टू कितना आया 1.041, ठीक। और जब भी कभी हमने एसिड्स की बात की थी तो क्या हमारे पास वैल्यू आती थी, आई इक्वल टू कितना आता था आपका 1 + x, ठीक। तो आई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लगाते हैं 1.041 इक्वल टू 1 + x लगा दे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.041। और k की वैल्यू क्या बताई थी, एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.041 × 0.041, सही है। तो जो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके तो कुछ तो आ जाएगी 1.8 × 10⁻⁻5 के आसपास आ जाएगी। तो यही हो गया आपका k। तो आपने देखा हम लोगों ने कितने सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। अगर अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक बार एनसीईआरटी की बुक उठाओ, अच्छे से देखो और फिर इस क्वेश्चन की स्टेप बाय स्टेप चल के देखो। अगर मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया है तो वीडियो को पॉज कर दो और फिर एक एक स्टेप समझ के करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम्स में अगर आप आएगा तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए अभी अच्छे से कर लो, अभी अच्छे से देख लो, एक बार समझ में आ जाएगा तो कुछ भी टफ नहीं लगेगा बिल्कुल। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग समझ गए होंगे पूरे के पूरे सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में।
तो ये जैसा कि आप लोगों ने देखा ही, मैंने सारा का सारा ये कवर किया है एनसीईआरटी की बुक से। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक्स नहीं खरीदी है तो प्लीज़ खरीद लीजिए अपने पास की किसी भी बुक स्टोर से। अगर नहीं मिल रहा है तो वीडियो के नीचे है अमेजोन के लिंक्स, वहाँ से जाके ले लीजिए। और आप लोग एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल एनसीईआरटी की जैसा पढ़ा रहा हूँ, जैसे एनसीईआरटी में वैसे ही चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। तो आपको बहुत अच्छे से बुक समझ में आएगी और आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि भाई आपको सॉल्यूशन चैप्टर समझ में आ गया है। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है या आपको कोई और भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई और क्वेश्चन है जो सॉल्यूशंस के जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सबको रिप्लाई करूँ। अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ, educate others too. I'll see you guys in my next video. Take care.